नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। बहुत दिनों बाद मेरी वापसी हो रही है, तो दर्शक प्लीज़ मेरी वापसी का ताली बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इधर से चर्चा शुरू करते हैं। सुमित सर, मयंक सर, पुण्येंदु जी, संजय जी, शादाब जी, कुछ ही देरों में अभी अखिलेश जी भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो आज की चर्चा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। पहले तो माफ़ी ये चाहना चाहेंगे कि इस पूरे वीक में हमारा इलेक्शन कैफ़े थोड़ा डिसकंटिन्यू रहा है, तो उसके लिए माफ़ी आपसे। और प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि ये बात मैं सबसे आखिरी में बोलता था, अब मैं पहले बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आखिरी तक देखा जरूर करिए, क्योंकि इतनी दिलचस्प जो जानकारियाँ हैं, बातचीत हैं, कहीं आपको और देखने को नहीं मिलेगा। आज की चर्चा खासकर कांग्रेस को लेकर करने वाले हैं कि क्या कांग्रेस एक्स फैक्टर है इस चुनाव में, क्योंकि जितना ज़्यादा कांग्रेस मजबूत होगी, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए उतना नुकसान होने वाला है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। सुमित सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये क्या सच है? तो अखिलेश सर ने पकड़ रखा अखिलेश सर का हक है। चलिए आप अखिलेश सर, लड़ाई और पूरी चर्चा भी यही चल रही है कि आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी, कहीं बीच में चर्चा भी किसी सीट पे बहुत एक दो सीट को छोड़ के कहीं कांग्रेस है ही नहीं। क्या आपको लगता है, आपको भी ये लगता है कि मेन मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस बिल्कुल ही नहीं है, या कांग्रेस कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर है इस पूरे चुनाव में? जितना स्ट्रांग वो होगी उतना उतना वीक आम आदमी पार्टी होती जाएगी? ये बात तो बिल्कुल सही है कि जितनी कांग्रेस मजबूत होगी आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान होगा। लेकिन शुरुआत में ये लगा था कि शायद कांग्रेस बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। जिस तरह के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे उसको देख करके भी ये लगा कि कांग्रेस गंभीर है इस चुनाव को लेकर। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने आप को ही बाहर करती जा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत सीरियसली कैंपेन की, एक सभा उन्होंने की, वो लोगों को लेकर नाले के पास भी लेकर गए, गंदगी भी दिखाई। अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने तीखे वार किए, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार भी किया। तो ये सब बातें तो हुई, लेकिन ये राजनीति में सब होता है, दिखाने के लिए होता है, सब जानते हैं इस बात को। तो लेकिन ये समझ में आ रहा है कि गंभीर उतनी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से वोटों का हिसाब किताब अगर आप देखें तो कांग्रेस ये चाहेगी कि वो अपनी ताकत थोड़ी बहुत तो बचा के रखे। यानी वो पार्टी जो इतने साल तक सत्ता में रही है, दिल्ली में रही हो, और एकदम बिल्कुल सत्ता से बाहर हो जाए, ज़मीन में कहीं ना दिखे, संगठन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ये तो उसके लिए अच्छी बात नहीं है। ऊपर से जो रही सही कसर थी कांग्रेस पार्टी के लिए वो बाकी सहयोगी दलों ने पूरी कर दी। उन्होंने आग में खूब घी डाल दिया। सबने बोल दिया कि यहाँ तो भैया मुकाबला केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही है, कांग्रेस का ही है नहीं। तो शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, सब ने बोल दिया। तो अब ये फिर इसके बाद तो कुछ बचता है नहीं। और ये तो बिल्कुल आंकड़ा साफ है कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती, 10-12% वोट भी अगर कांग्रेस पार्टी लेके जाती है, तो वैसे में फिर बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो अब ये देखना होगा कि जो वोटर कमिटेड है आम आदमी पार्टी का और जो कांग्रेस का भी है, जो कॉमन वोटर है दोनों का, क्या वो उसमें विभाजन होगा। बीजेपी यही उम्मीद करेगी कि उसमें विभाजन हो, लेकिन अगर विभाजन होगा तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा, अगर नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। ठीक है, सुमित सर ये लीजिए। पिछले दो चुनाव, 20 का विधानसभा चुनाव और 15 का, 2015 का, 2020 का जो चुनाव हुए वो दिल्ली में ट्रायंगुलर ही हुए। उसमें तीनों पार्टियां लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी, आप भी लड़ी और भाजपा भी लड़ी। उसके बावजूद भी आपने एक बार 67 सीटें और एक बार 63 सीटें जीती। 62 और 67। 62 और 67। पहली बार में 67, दूसरी बार में 62। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने से ये जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि भाजपा को फ़ायदा होगा इस बार, मुझे नहीं लगता। अगर भाजपा इतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ रही होती तो भाजपा की आखिरी सूची बगैर किसी विस्फोट के, बगैर किसी बड़े नाम के आखिरी दिन पे नहीं आती। ऑलमोस्ट आखिरी दिन, कल लास्ट दिन। और ये आखिर के जो 6-7 नाम अनाउंस हुए बीजेपी को, इसको अनाउंस होने में 3-4 दिन का वक्त लगा। पिछली जो सूची आई थी पिछले हफ्ते में आई थी, ये आज आई है थर्सडे को। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं अखिलेश जी की बात से थोड़ा सा असहमत हूँ, मेरा अपना इंटरफेरेंस है ये। मुझे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की तैयारी इस बार बहुत अच्छी है। आपको लग रहा था? लग रहा था। अच्छा। था बोल रहा हूँ। था। और था इसलिए भी बोल रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की तैयारी बहुत अच्छी है। बीजेपी इस चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले आएगी। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी ने आखिर के 7-8 नाम अनाउंस करने में जो 3-4 दिन का वक्त लिया, और उसमें भी वही नाम आए जो पहले से प्रत्याशित थे, कोई भी अप्रत्याशित नाम नहीं आया, कोई भी बड़ा नाम नहीं लड़ा। स्मृति ईरानी चुनाव नहीं लड़ रही, मीनाक्षी लेखी चुनाव नहीं लड़ रही, ऐसे 3-4 नाम जिनके जो सांसद रह चुके हैं उनके नाम नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नाम आएंगे तो शायद एक चेहरा मिलेगा पार्टी को,
जो अरविंद केजरीवाल के समकक्ष खड़ा कर देंगे। पार्टी की जो अभी तक की जो स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है बीजेपी आलाकमान की, वो शायद प्रवेश वर्मा को अरविंद के से चुनाव लड़ाकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा प्रवेश वर्मा है। पर प्रवेश वर्मा ने जीवन भर उन्होंने भी, उनके पिताजी ने भी बाहरी दिल्ली की राजनीति की, वो आउटर दिल्ली में रहे, वो उधर उनका वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है। ये नई दिल्ली सीट पे लड़ाना, प्रवेश वर्मा को लाके लड़ाना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है जबकि सारे तीनों पार्टियों के ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, आप आज से करीब 15 दिन का ही चुनाव बचा हुआ है, इन परिस्थितियों, 20 दिन का चुनाव, इन परिस्थितियों में लग रहा है कि बीजेपी की जो तैयारी एंटिसिपेटेड थी, कम से कम मेरे मन में, वो शायद कहीं नहीं दिखी, अभी नहीं दिखी है। हो सकता है कि बीजेपी के पास कोई बड़ी प्लानिंग हो, जैसे उस दिन उन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली पुलिस की बाइट आई कि जो दिल्ली में होप्स कॉल आ रहे थे एनजीओ वाले, वो जुड़ा हुआ है। ऐसी अगर कोई रणनीतिक तौर पर तैयारियां की गई होंगी, क्योंकि दोनों पार्टियां करती हैं, ये भी करके रखते हैं, वो भी करके रखते हैं। इन्होंने भी ज़रा सी बाइट निकाल के शहजाद पूनावाला की पूर्वांचलियों को लेकर बीजेपी पर हमला कर दिया। तो ये चुनाव के वक्त में सब चीज़ें चलती हैं, पर ये केवल स्विंग वोटर पर ही असर डालेगा। तो जो मतदाता मन बना चुका है, जो मतदाता को लग रहा है कि उसको फ्री की बिजली मिली या नहीं मिली, फ्री का पानी मिला या नहीं मिला, मोहल्ला क्लिनिक में दवा मिली या नहीं मिली, वो मन बना चुका है। उस पर अब इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। मुझे सिर्फ एक छोटा सा संशोधन इसमें करना, संशोधन नहीं मतलब एक अलग राय देनी थी। मुझे था दिल्ली ना छोटा राज्य है, छोटे राज्य में हफ्ते भर का कैंपेन, 10 दिन का कैंपेन ही बहुत होता है। पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जो असली प्रचार होता है वो 8-10 दिन में आखिर में होता है। अभी बीजेपी को अपना मैनिफेस्टो लेके आना है, कैंडिडेट्स उन्होंने आज अपने फाइनल कर दिए। आज मोदी जी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग, उसकी घोषणा कर दी। हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है, सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में उसके लिए बुलाई जाए या ना बुलाई जाए। तो सारी चीज़ें एक एक करके डेवलपमेंट हर रोज़ कुछ ना कुछ होता है। और यहाँ पर होता है कि जैसे मैंने कहा कि छोटा राज्य है, छोटे राज्य में आपको मुद्दे बना करके कैंपेन को सस्टेन करना मुश्किल होता है, इसलिए फिर आपको छोटे छोटे फ्रिवलेस इश्यूज़ ना वो बड़े बनाने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है यही कारण है कि बीजेपी ने अपना एक, बीजेपी ने क्या, आम आदमी पार्टी ने भी अपना रोस्टर बनाया होगा, कैलेंडर बनाया होगा कि आज हमें ये करना है, कल हमें ये करना है, परसों हमें ये करना है। तो जो सर ने कहा उसमें अरविंद केजरीवाल का रूट बना हुआ है सर, 20 तारीख से 3 तारीख लास्ट है, 14 दिनों का दिन है उनका। हर दिन 3 से 4 रैलियां उनको करनी है, छोटी छोटी सभाएं करेंगे, बड़े रोड शो नहीं करेंगे। और 20 तारीख से उनका कैंपेन शुरू हो जाएगा, मतलब जो असली प्रचार है वो 20 तारीख से अरविंद केजरीवाल शुरू करेंगे। मैं एक चीज़ और आप दोनों से इनफैक्ट, क्योंकि किसी के पास जानकारी हो, 2020 वाले विधानसभा चुनाव में और 2015 वाले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की कितनी रैलियां दिल्ली में हुई और अमित शाह जी की कितनी रैलियां दिल्ली में हुई थी और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ था? कोई डेटा है हमारे पास ऐसा? पहले वाले इम्पैक्ट का तो चुनाव का रिजल्ट इम्पैक्ट आपको बता रहा है। हाँ, ठीक वो है, तो वो उसमें जाने की 2 इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले तो ये अनुपस्थित रहे तो ये बताएंगे, इनसे भी पूछिए कि आप क्या सोच रही है एक्स फैक्टर के बारे में। दूसरी चीज, हाँ फील्ड से आ रहे हैं कि वो क्या सोच रही। दूसरी चीज़, थोड़ा सा सुमित आप जो कह रहे थे, कॉन्टेस्ट ट्रायंगुलर हुआ लेकिन कागज़ पे ट्रायंगुलर था। मतलब कोई सोच नहीं सकता था 2015 में कि कांग्रेस मतलब जो 15 साल राज करे वो 0 पे आ जाए। पिछले बार भी 0 पे आ गई और इस बार उनकी उहापोह जो थी वो मतलब समझ के परे है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी जब साथ जा रहे थे तब भी पता था कि विधानसभा आते आते ये अलग होंगे। उसके बाद फिर अग्रेसिव हुए, फिर सो गए, फिर राहुल गांधी आकर के अग्रेसिव हुए हैं। एक चीज़ है, किसको फ़ायदा होगा कांग्रेस के मजबूत होने से, 2 आपके सामने वो है। कांग्रेस का, आम आदमी का पार्टी का पूरा सपोर्ट बेस जो है वो कांग्रेस का, और प्लस फ्लोटिंग जो आया कांग्रेस का लगभग टोटल, और प्लस फ्लोटिंग जो आया, वरना फ्लोटिंग नहीं आता तो उस पर नहीं। बीजेपी जहाँ थी 15 में 32%, पिछले बार 39 के 38 पॉइंट समथिंग। पिछले बार का अगर देखेंगे तो कांग्रेस के जो कम हुई 9% से 4 पे आई, उसका मेजर चंक लगता है कि बीजेपी ले गई, मेजर चंक बीजेपी लेकर के गई। तो अगर वो मजबूत होती है कांग्रेस, मेरे हिसाब से जो लड़ाई है वो मुस्लिम वोट की है, कांग्रेस और इनके बीच में। लेकिन मुस्लिम वोट जो है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजिक वोटिंग है, या जो बीजेपी को हरा सकता है और जो सत्ता में भी काबिज हो सकता है, सिर्फ हराने पे वो नहीं होता, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे।
दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा जो आप चार्ट बता रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल कैंपेन तो कर ही रहे हैं। नहीं अभी वो 20 तारीख से और अग्रेसिव करेंगे। कैंपेन तो कर ही रहे हैं, कैंपेन तो कर ही रहे हैं। मतलब मोहल्ले में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी गंभीर हो जा रहे हैं। मुस्कुराहट उनकी थोड़ी कम हो गई है, और वो मुस्कुराहट भी मतलब एक अलग तरह की मुस्कुराहट होती थी, वो कम हो गई है। मतलब कई बार मुझे वो लगता था कि कहाँ से ऐसे मौके पे उस तरह की मुस्कान आती है। दूसरी चीज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल हेडलाइन हंटर है। मेरे ख्याल से वो उनका हर दिन का जो आप देखेंगे, वो एक चीज़ सोचते हैं कि आज मैं क्या करूं जो मीडिया में हेडलाइन बने। ये चीज़, ये वाली स्ट्रैटेजी, चूँकि अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप का जो स्प्लिंटर था या एडवाइजरी वो था, दो पिछले मौके पे आपने देखा होगा, एक किसान आंदोलन के समय, दूसरा रेसलर आंदोलन के समय, कि हेडलाइन उस दिन का टीवी के प्रति या कहीं और मीडिया में या डिजिटल पे या सोशल पे कौन सी चीज़ हेडलाइन होगी। आज भी आप किसी हेडलाइन के साथ आए थे, पिछली बार जब चर्चा किए थे उस दिन भी मैं कह रहा था जाट वाले पे कुछ वो कर रहे थे। तो 20 तारीख के बाद वो प्रक्रिया चालू होगी। समस्या ये है कि अरविंद केजरीवाल जो राजनीति करते थे, वो राजनीति स्वाति मालीवाल उन्हीं के यहाँ की थी, उन्होंने शुरू की। राहुल गांधी वहाँ से एक समय में उन्होंने कहा था कि नोबडी लाइक नोबडी इमेजिन्ड एवर। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मतलब बीजेपी ऑफ कोर्स एक मतलब चुनाव तो लड़ ही रही है। कोई और स्टेट होता, दिल्ली पे मैं थोड़ा सा पीछे जो कह रहे थे मयंक एक दिन कि मेरे लिए ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस कई बार हो जाता है कि दिल्ली इतना छोटा स्टेट, यहाँ रहते हुए भी हम लोग पूरी तरह नहीं भांप पाते, क्योंकि यहाँ के मतदाता कई बार कुछ चीज़ से अजीब तरह का वोट करते हैं। जो आपको मतलब 67 सीट जो आई है, उसके बाद पिछले बार 62 आई, या इस बार क्या होगा पूरी तरह। लेकिन हाँ, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल की भाव भंगिमा जो बताती है, वो भाव भंगिमा मुश्किलात की बताती है। मैं सर एक बात पूछना पहले आपसे, आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, अब दिल्ली के रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है, तो आप मीडिया में जब खबरें देखते हैं, टीवी अखबार सब में, अभी तक के इलेक्शन को देखने में क्या समझ में आ रहा है आपको कि मामला ट्रायंगुलर है, दो पोलर है, या दो पोलर में सिर्फ एक ही अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा चल रहा है, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का नाम भी है। मीडिया में क्या आपको नज़र आ रहा है कि चुनाव है भी और किसके बीच में है? मीडिया में एक तो चूँकि हम लोग खुद थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म रहता है ना, अपने ही भाई ब्रदरी लिखते हैं, तो हम लोग को पता होता है कि लिखते वक्त क्या मूड है और क्या बताया जा रहा है लिखने के लिए, वो सब बहुत सारा फैक्टर होता है हमारे फाइनल आउटपुट पे। इसीलिए मीडिया में क्या आ रहा है उसके चलते ये ग्राउंड पे ट्रायंगुलर है या बाइपोलर है, ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हमको लगता है क्या कि अभी जो वाइडर डिबेट हो रहा है क्या कि कांग्रेस की इमरजेंसी से कांग्रेस मजबूत होगी, तो हमको लगता है कि बहुत ही कांग्रेस मजबूत होगी तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये बहुत ही पैरोकियल व्यू है जिसमें हिस्टोरिकल एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। 2013 में आम आदमी पार्टी बनी कैसे? कांग्रेस के विरोध से। तो कांग्रेस का धुर विरोधी वोटर ही आम आदमी के साथ जुड़ा। कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी शायद कभी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किए होंगे, जिनकी मेमोरी होगी उतनी 10-11 साल की। तो इसीलिए दोनों में एकदम से कम्प्लीमेंट्री नहीं है वोट। तो कांग्रेस अगर मजबूत होती तो आम आदमी कमज़ोर हो जाएगी, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब इसके पीछे एजम्पशन क्या क्या है? पूर्वांचली वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, और एक कोई एजेंसी है जो इस तरह का डेटा निकाल देती है। तो सब गलत। अब हम, और उसका सैंपल साइज इतना छोटा है कि उसके आधार पे कोई कंक्लूजन निकाल लेना। अब वही पूर्वांचली वोटर लोकसभा में 6 महीना पहले भर भर के बीजेपी को वोट दे रही है। सही बात। तो हमको उसको कैसे मान लें क्या कि वो ट्रेडिशनली आपकी वोटर है और उसमें अगर कांग्रेस को थोड़ा फायदा हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा। उसी तरह मुस्लिम वोट संजय जी ने कहा ना कि सारा नज़र उसी पे है। मुस्लिम वोट इनसिग्निफिकेंट है दिल्ली में, 10% से कम है, और 4-5 विधानसभा को छोड़ दिया जाए 13% नहीं है, सेंसस का आंकड़ा। और हमको लगता है कि कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जामिया नगर को छोड़ के जहाँ 30% से ज़्यादा है मुस्लिम आबादी। तो 2-4-5 ऐसा विधानसभा होगा जहाँ की थोड़ा सा सिग्निफिकेंट नंबर है, 25% वाली 10 सीटें हैं। लेकिन मुस्लिम वोट डिसाइसिव होगा इलेक्शन में, परिणाम चेंज कर देगा। हमको नहीं लगता कैसा होगा उसमें। तीसरा चीज़ है दलित वोट। अब दलित वाले वोट को ना समझने वाले ही ऐसा बयान दे सकते हैं कि वो
एक्सक्लूसिव डोमेन है कांग्रेस का। यूपी का ही देख लीजिए, दलित का एक बहुत बड़ा तबका मायावती के साथ है, उतना ही बड़ा, उससे बड़ा शायद तबका बीजेपी के साथ है। तो हम कैसे मान लें क्या कि दलित में अगर कांग्रेस का अफसर जो रहता है तो आम आदमी पार्टी का वोटर है, वो हो सकता है कि बीजेपी का वोटर हो, हमको नहीं पता। तो ये जो गड़बड़ है, इसीलिए हमको लगता है कि ये ट्रेडिशनल थ्योरी जो है कि आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के मजबूत होने से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, हम एकदम बिलीव नहीं करते इस बात में। जी, आपको क्या लगता है, खासकर जो मुस्लिम वोटों की बात हो रही है उसके लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, ग्राउंड पे भी लोग बात करते हैं मुस्लिम किसके साथ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो जीतेगा उसी के साथ जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि इस बार लगता है कि कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस के साथ हमदर्दी है एक तरीके से, और जिस तरीके से दिल्ली दंगों के बाद आम आदमी पार्टी ने साथ नहीं दिया और तमाम ऐसे मुद्दे जिस पे अरविंद केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चला जाना, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ तो हिमायती नहीं दिखते हैं मुस्लिम समाज की तरफ जितना वो हिंदुओं की तरफ दिखते हैं। उस पर क्या आप कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए सर ने जो बात कही, थोड़ा एक आध पॉइंट मैं ज़रूर उस पर कहूँगा, सर को करेक्ट करूँगा कि देखिए दिल्ली में जो है ना 3 विधानसभा ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम वोटर 50% से ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ओखला विधानसभा, वहाँ 55% मुस्लिम वोट है। आप सीलमपुर चले जाइए, वहाँ 65% मुस्लिम वोट है। और आप मटिया महल चले जाइए, वहाँ 60% मुस्लिम वोट है। यानी 80 के बाद कभी भाजपा वहाँ जीती नहीं। तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे 13% वोट है, तो अभी इन्होंने कहा भी कि 12 सीटों पे सीधा असर है। जैसे आप बगल के आप संगम विहार सीट जाइए तो वहाँ 45,000 मुस्लिम वोट है। इसमें जी 2014 के बाद क्या हुआ वो भी हम बता देते हैं। हाँ जी, बताइए। एक रामपुर है जहाँ एग्जैक्टली 50% मुस्लिम आबादी है। 50% या 50 यूपी वाला रामपुर जो 50 या 51% है। पिछले 3, इस बार का हमको याद नहीं है, लेकिन 2014 में वहाँ बीजेपी जीती थी 100% श्योर। 2019 में बीजेपी जीती थी वहाँ। बाद में फिर एक बार जीते थे आजम साहब, उनको जेल हो गई तो फिर छोड़ के बाई इलेक्शन हुआ था, फिर उसमें बीजेपी। तो ये जो है ना कि 60% मुस्लिम आबादी वाले में बीजेपी नहीं जीतेगी, ये थ्योरी खत्म हो चुका है अब। बगल सीट कौन सी है जहाँ पे बीजेपी जीती उपचुनाव में? करहल, वहाँ भी यही हाल हुआ। वहाँ तो मुस्लिम सीट ही थी, लेकिन नहीं, देखिए ऐसा है ना, ऐसा है ना कि देखिए दिल्ली में सर 6 मुस्लिम विधायक हमेशा जीतते रहे हैं। जब से दिल्ली राज्य बना है और विधानसभा चुनाव शुरू हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही या जब भाजपा की भी सरकार रही, जब परवेश वर्मा के जब फादर सीएम थे, तो भी 6 मुस्लिम एमएलए हैं जो फिक्स होते हैं, जो जीतते हैं। जैसे उसमें मैं बताऊं आपको, चांदनी चौक हो गया, मटिया महल हो गया, आपका सीलमपुर हो गया, आपका ओखला हो गया, आपका मुस्तफ़ाबाद हो गया, ये जीतते हैं। बल्ली मरान हो गया, जीतते हैं। जैसे बल्ली मरान में इमरान हुसैन है, 5 एमएलए जीतते हैं, इस बार भी जीतेंगे। इस बार क्या है कि जो अभी सर कह रहे थे कि भाई मुस्लिम वोटों की लड़ाई है कांग्रेस और आप में, ये बिल्कुल ठीक है कि ये कांग्रेस जो है मुस्लिम पॉकेट में लड़ रही है। लेकिन इत्तेफाक से इस बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने, जो आम आदमी पार्टी ने जिन मुस्लिम एमएलए का टिकट काटा था, कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है, अपने कैडर को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। उसका कांग्रेस का जो माइनॉरिटी फोरम है उसने बड़ा विरोध भी किया कि भाई आप आम आदमी के लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं, हमारे तो खुद ही मुस्लिम लीडर हैं। लेकिन पार्टी ने सुनी नहीं, उन सबको टिकट दिया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि जो दिल्ली दंगे हुए थे, अभी जैसा इन्होंने कहा, उसके जो एक्यूज थे, आप ये कहें जो जेल में जो लोग रहे, उनको एमआईएम ने उतार दिया है। जैसे आप ओखला में की बात करें तो उन्होंने दिया है, जो है एक लड़का था जामिया का, वो अभी भी जेल में ही है, जेल से ही वो चुनाव लड़ रहा है। इशरत जहाँ को उन्होंने टिकट दे दिया कपिल मिश्रा के खिलाफ, उन्होंने टिकट दिया है ताहिर हुसैन को मुस्तफ़ाबाद से। तो ये लोग क्या है, जीतने वाले नहीं हैं। ये क्या है कि ये वोट काट देंगे, जिसमें आपको भी नुकसान होगा, कांग्रेस को भी नुकसान होगा। तो जो आप रामपुर का उदाहरण दे रहे थे, वो कुछ सीटों पे हो सकता है कि वो जो ये कैंडिडेट आएगा वो कहेगा हम तो जेल के अंदर हैं, हम तो NRC CAA की वजह से जेल में गए, तो हो सकता है उसको थोड़ी सिंपैथी मिले। तो ये आपका एक चीज़ ज़रूर ये हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक कांग्रेस के एक्स फैक्टर की बात है, देखिए जो कांग्रेस की लिस्ट आई है वो बड़े शानदार कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए हैं, और सारे ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो कि फाइट करने वाले हैं। कांग्रेस में शुरू में दुविधा थी कि हमको लड़ना है आपके खिलाफ कि नहीं लड़ना है, चूँकि अब क्या है, कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि हमको लड़ना है। अभी अगर आप पिछले 4 दिनों में कांग्रेस नेताओं के भाषण देखें तो वो सब अटैकिंग है। सबको आदेश दिया गया है कि आपके खिलाफ बोलना है, केजरीवाल को जेल जाना है, केजरीवाल के खिलाफ सारी बातें हो रही हैं। और ये भी कहा गया है पार्टी के अंदर कि जो ये सहयोगी दल हैं, जैसे जिसका जिक्र हुआ कि भाई समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी, ये आज तक दिल्ली में कोई सीट नहीं जीत पाई है। इनके बोलने से कुछ भी नहीं होता। पार्टी ये ज़रूर मान रही है कि एक परसेप्शन की लड़ाई में वो ज़रूर पिछड़ गई, क्योंकि दिल्ली में वो लोग आपके साथ चले गए, लेकिन उसका वोटर पर कोई असर पड़ेगा ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं मानते, क्योंकि कहते हैं कि वो आज तक तो एनसीपी एक सीट यहाँ जीती नहीं, आज तक जो है उद्धव ठाकरे का कोई कैंडिडेट वो नहीं दे पाते, तो वो क्या दिल्ली को प्रभावित करेंगे? हाँ, प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ दिल्ली ही
एक ऐसा स्टेट है जहाँ बंगाली भी हैं, अगर कहीं असर पड़ सकता है ममता के स्टेटमेंट का, तो वो उद्धव ठाकरे का या ममता दीदी का या अखिलेश जी का असर कहीं अगर पड़ना है किसी स्टेट में, तो दिल्ली में ही पड़ सकता है। थोड़ा सा ये हजार वोटर का भी कुछ अंतर हो जाए तो इक्वेशन चेंज हो सकता है। ये है मराठी सभा करके अब उद्धव ठाकरे का कितना पकड़ महाराष्ट्र में ही बचा कि मराठी वोट पे कि यहाँ कितना प्रभावित कर पाएंगे या संजय राउत बोल करके। बिहार चुनाव में किसी समय में लालू जी बहुत एक्टिव हुआ करते थे, दिल्ली के चुनाव में नीतीश जी भी एक्टिव हुआ करते थे। बिहारी वोट उससे मतलब कितना इम्पैक्टेड होता है थोड़ा मुश्किल है कहना। देखिए मूलतः ये चुनाव, जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी राहुल गांधी के बारे में कि वो अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम देश बचाने के लिए। ट्वीट किया था उन्होंने। बहरहाल अरविंद केजरीवाल देश बचाने के लिए मतलब वो तो हर समय मतलब बातें तो उनकी कमाल ही होती हैं। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में बताने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीज़ें हैं। जिस चीज़ पे वो कहते थे कि हम अगले बार ये नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मांगेंगे, आप वोट मत देना, वो सब चीज़, वो सारी निगेटिव चीज़ें हैं। तो इस बार की उनकी जो लड़ाई है वो लड़ाई अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाने की है। कितना वो सक्सीड हो सकता है करें, हो सकता है नहीं करें, मैं मतलब अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ, बाकी चीज़ें ग्राउंड पे वो गया नहीं, लेकिन वाइडर परसेप्शन के मुताबिक या अदरवाइज मेरी समझ जो कहती है तो पूरा का पूरा उनका और उनकी पार्टी का जो स्ट्रेस है। और एक चीज़ जो सबसे पहले इन्होंने संदीप दीक्षित ने उठाई थी, वो एक बहुत ही वाजिब सवाल था, जिस पे आपके प्रवक्ता हर समय नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनके जो बेल कंडीशंस हैं जिसके कारण उन्होंने रिज़ाइन किया था, रिज़ाइन करना पड़ा था, जेल में मुख्यमंत्री बेल पे मतलब रेजिग्नेशन कि वो ऑफिस चीफ मिनिस्टर का एंटर नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते, और किसी भी फाइल पे वो साइन इन कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते, ये बेल कंडीशन थी। तो अरविंद केजरीवाल पुनः क्या मुख्यमंत्री हो सकता है, इसको मतलब कांग्रेस ने भी ठीक से नहीं पकड़ा है, बीजेपी शायद सही समय के लिए इसको छोड़ दिया है कि ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं है। और पहली बार मुझे लगता है कि नई दिल्ली की जो फाइट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है। ये एक चीज़ सर ने जो बोला ना, आम आदमी पार्टी के लिए तो आपने सही कहा कि उनके लिए सबसे मुश्किल चुनाव है, लेकिन बीजेपी के लिए उससे बड़ा सवाल है कि अब नहीं तो कब ही नहीं, ये वाला भी सवाल है। अब नहीं तो कब नहीं, वो चलता रहेगा वो चलता रहेगा। मान लीजिए कि इस चुनाव में नहीं जीते, फिर अगला चुनाव में इंडिया कभी वो, लेकिन जब माहौल बना है सर, इंडिया ठीक है, बहुत फेवरेबल बना है, बहुत फेवरेबल माहौल है, इस माहौल में जीत जाना चाहिए। लेकिन अभी से हम रिजल्ट को के प्रेडिक्शन में मतलब अभी एक्चुअल वो शुरू नहीं हुआ है तो वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप किसी को बिल्कुल बाहर किए रहते हैं, जैसे 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, तो मतलब वो होता है। उस हिसाब से तो कांग्रेस को जीत जाना चाहिए। कांग्रेस, मान लीजिए कांग्रेस ने अपने आप को ही वो नहीं रखा कि कपिल देव कम से कम हमेशा कहते थे, या वो जो फेमस है कि वाई आर यू हियर, तो हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। कांग्रेस ये भी नहीं करे कि हम जीतने आए हैं। राहुल गांधी कह तो रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए जो है कि बीजेपी अभी नहीं तो कभी नहीं, बीजेपी नहीं भी जीतेगी तो वो चीज़ असर नहीं करेगी उनके पॉलिटिक्स को नेशनली, अदरवाइज पावर तो उन्हीं के पास रहेगी ना, भी जीते तो क्या है, बैकडोर से तो उन्हीं की इम्पैक्ट नहीं सरकार करता। केजरीवाल अगर नहीं जीतेंगे तो उनकी राजनीति को भयंकर रूप से इम्पैक्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो दर्शकों से निवेदन है कि आखिरी तक देखें वीडियो क्योंकि आखिरी में मुझे ही बोलने को मिलता है। सब तुम्हें को डिस कर रहे हैं, इनको जरूर सुनो। आज ही आखिरी में बोलने का मौका मिला है, वरना शुरुआत से ये समझना चाहूँगा, ये बात जो मैम जी कह रहे हैं ना कि ये जो परसेप्शन है कि अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो बीजेपी को फायदा होगा, आपको नुकसान होगा, ये आंकड़े क्या कहते हैं इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि मेरा मानना यह है कि अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो उसमें आम आदमी पार्टी को ही नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि कांग्रेस के ही वोट को ज़्यादा कट करके वो आम आदमी पार्टी का उभार हुआ था। क्योंकि आप देखेंगे अगर आंकड़ों के लिहाज से तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसका वोट नहीं घट रहा है दिल्ली में। लास्ट टाइम भी उसके 38
दशमलव कुछ वोट आए थे और अलायंस के साथ मिला के 39% वोट आए थे, जो अच्छे वोट थे। उन्होंने अपना वोट इंक्रीज ही किया था। कांग्रेस है जो लगातार घटती जा रही है, कांग्रेस है जो 14 के बाद से जीत नहीं पाई, 2014 लोकसभा के बाद से कोई चुनाव नहीं जीती, 3 लोकसभा 7 सीटों में 7 हारी है और विधानसभा की 15 2020 में खाता नहीं खोल पाई है। मात्र 4.3% वोट उसको पिछली बार है। तो सारे वोट कहाँ जा रहे हैं? वो केजरीवाल को ऐड ऑन होते हैं, बीजेपी के तो वोट नहीं घट रहे हैं। तो उस हिसाब से किसको फ़ायदा नुकसान है वो साफ स्पष्ट हो जाता है। और दिल्ली में देखिए बहुत बड़ा एक फ्लोटिंग वोट भी है जो शिफ्ट होता है, विधानसभा में केजरीवाल को दे दिया, लोकसभा में जाके बीजेपी को दे दिया। वो किसी का बहुत लॉयल नहीं है, उसको समझ में आता है कि विधानसभा के लिए केजरीवाल बेटर है, उधर चला गया। मोदी जी लोकसभा के लिए उनको ठीक लगता है। थोड़ा मुझे लगता है कि फेस एक फैक्टर है, इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम जगह आप दिल्ली में आप सफ़र कर रहे हैं, तमाम जगह होर्डिंग लगी है, आपका विज्ञापन है कि सीएम एक केजरीवाल है, दूसरा कौन, बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी का दूल्हा कौन है। वो सूत्रों से बता देते हैं कि रमेश भदौड़ी साहब हैं या कुछ और, कभी वो अपने हिसाब से नाम उछाल लेते हैं, पहले जैसे मनोज तिवारी का नाम उछाल देते थे। तो बीजेपी का मुझे लगता है बीजेपी इस चीज़ को लेकर बैकफुट पे भी रही है कि वो केजरीवाल से लड़ने लायक कोई फेस नहीं ला पाई है। अगर आपको प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से, तो प्रवेश वर्मा को आप थोड़ा पहले ही लॉन्च कर देते। खबरें 6 महीने पहले चल रही हैं कि स्मृति ईरानी की सक्रियता बढ़ रही, हो सकता है उनको करें। 2015 में आप अचानक से कुछ दिन पहले आप ले आए किरण बेदी को, पार्टी में ही भितरघात हो गया, वो कृष्णानगर सीट ही नहीं जीत पाए। तो वो तो बीजेपी की अपनी कमज़ोरी है। और अभी भी आप देखेंगे कि चुनाव के बहुत पहले से बीजेपी की तैयारी उतनी नहीं लगी, जितना अच्छा चुनाव वो लड़ रही है शायद उसको और पहले से उसको टेम्पो और हाई करना था। लेकिन ये बात सही है कि एक मौका है, क्योंकि राहुल गांधी की जो सीलमपुर की रैली थी, जो सोमवार को उन्होंने रैली की है, उनके बहुत सारे जो बयान पे लोगों ने टिप्पणी की, लेकिन जो बिटवीन द लाइन पकड़ने की एक, मुझे लगता है लोगों ने सही ढंग से उस चीज़ को रीड नहीं किया। जब अपने भाषण के आखिर में वो बोले, जो उन्होंने शुरू किया था कि अगर किसी भी धर्म जाति पर हमला होगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आपको खड़ी मिलेगी। आखिर में उन्होंने ये बात दोबारा रिपीट की और फिर आगे वो बोलते हैं यही हम में और उनमें अंतर है। मतलब उनमें कौन? केजरीवाल में। क्योंकि कहाँ थे वो? सीलमपुर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वो थे, ईस्ट दिल्ली में, जहाँ पे कि मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, जो दंगों का शिकार हुआ, लोग मारे गए। और आपने देखा एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस ने कमोबेश वहाँ अच्छा किया था, कांग्रेस की कुछ सीटें भी एमसीडी इलेक्शन में आई थी। तो सीधा सीधा वो संदेश किसको था कि हम खड़े मिलेंगे, यही हम में और उनमें। केजरीवाल साहब नहीं आए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, उन्होंने कहा वोट मिले या चाहे ना मिले वाली बात है। तो वो मैसेजिंग अगर कांग्रेस उसको सही ढंग से करती है, और शायद बीजेपी ने भी इस बात को सही से रीड नहीं किया, क्या पता बीजेपी इस बयान को निकाल के और ज़्यादा वायरल करती। क्योंकि शादाब भाई ने बहुत अच्छे से बताया, जो आंकड़ा इन्होंने बताया कि भाई बहुत सारी ऐसी सीटें, क्योंकि मुस्लिम आबादी भले 13% है, लेकिन जिन सीटों पे बहुत कंसनट्रेटेड है, बहुत सारी ऐसी सीटें, 11 सीट है, जिसमें अश्विनी बता रहे थे 25% से ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा वाली 8 सीटें हैं, 6 तो बता रहे हैं कि एमएलए चुन के आते हैं, 5-6 एमएलए चुन के आते हैं, हमेशा ये है। और ये बात सही है कि कांग्रेस की तैयारी पिछली बार से बेहतर है। बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो कई बार के जीते हुए, उनको कांग्रेस ने उतारा है। राहुल गांधी अब कोई इशारों में बात नहीं कर रहे, केजरीवाल का नाम खोल के कर रहे हैं। असल में उनकी वीडियो मुश्किल ये है कि वो कब ये बात कर रहे हैं, जब चारों तरफ से पिटाई हो गई, आपके लिए कुछ बचा नहीं, विपासना करके लौटे, तब तक यहाँ सब कुछ गदर मच गया था। अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक देना पे आपके कार्यकर्ताओं के बीच में क्या मैसेज गया? अब आप कूद करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कूद करके आए हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ पे खड़े थे पिछले बार के दिल्ली के दंगों में? और दिल्ली के दंगों में आप बार बार कहेंगे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, तो दूसरे पक्ष का क्या होगा? आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि दिल्ली के जो दंगे हुए उसमें उन्होंने नाम लिया था किसी धर्म। मैं एक बात करूं, वो एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। आप अरविंद केजरीवाल इज अ स्मार्ट कुकी। मैं बहुत शब्द और भी हैं, लेकिन मैं स्मार्ट कुकी वो एज अ पॉलिटिशियन, अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि मेरे हिंदू टिल्ट जाने से, कांग्रेस का भी जिस समय मुस्लिम सपोर्ट बेस था वो हिंदू टिल्ट जाते थे, लेकिन इधर बाकी चीज़ें उनकी मजबूत थी। वहाँ का जो वोटर है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इंडिविजुअल किसी कंस्टिट्यूंसी में हेरफेर हो जाए, लेकिन अंत में वो जो वोटिंग होगी वो सोच करके वोटिंग होगी, वो इंडिविजुअल चॉइसेस पे नहीं होती है, वो कम्युनिटी प्रेफरेंस पे होती है। ठीक, आप खत्म नहीं, वो बात आपकी ठीक है। जैसा कि शादाब भाई ने भी एक बहस में बड़े अच्छे से इस बात को बोला था कि मुस्लिम वोट दिल से देना तो कांग्रेस की तरफ चाहता है, लेकिन वो देखता है कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, तो वो
मुड़ जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ। लेकिन सवाल ये है, दिल्ली दंगों के बाद की जो चीज़ें थी, मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया कि एमसीडी इलेक्शन में भी कांग्रेस ने उस इलाके में अच्छा किया था। वो एक सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि अपने जो वोट बैंक को रिवाइव करने की। इलेक्शन चलता है, कांग्रेस को देना चाहता था लेकिन मजबूरी में आपको दिया। 15 में कौन सी मजबूरी थी? 14 में वो 13 में चुनाव हुआ ना, और फिर 15 में हुआ। उस समय तो कोई मजबूरी नहीं थी। पिछली बार क्या मजबूरी थी? वो चुनाव दर चुनाव अपनी पार्टी का प्रेफरेंस देखते हैं। कांग्रेस से अलग चली गई थी, कुछ प्रदेशों में साथ में आई। जैसे मान लीजिए तेलंगाना एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, पहला एक ऐसा स्टेट जहां कांग्रेस लूज करके एक रीजनल पार्टी से वापस सत्ता में काबिज हुई। देखिए 15 और 20 के चुनाव आप देखेंगे, कांग्रेस उस सक्रियता से लड़ी भी नहीं थी। इवन शीला दीक्षित भी 15 के चुनाव में ये था कि उनको फिर से चेहरा बनाया जाए, लेकिन उनको चेहरा नहीं बनाया गया। 19 के लोकसभा चुनाव में फिर उनको दोबारा खड़ा किया गया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ, वो हार गई। तो अब बल्कि कांग्रेस बहुत दिनों उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री का भी चेहरा पेश किया गया था, फिर चले गए साथ में अखिलेश यादव के। क्यों भूल जा रहे हैं? आप ये देखिए, अब जैसे नई दिल्ली सीट का एग्जांपल आप देख लीजिए, कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को खड़ा किया। पिछली बार कौन सा कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसका नाम भी किसी को याद नहीं है, और उसको वोट भी मुश्किल से 3200 आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई संदीप दीक्षित उससे ज्यादा वोट उनको मिलेंगे, हारे जीते अलग बात है। तो कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं? ठीक है, इसी सवाल के साथ ये चर्चा को खत्म करते हैं कि खाता खुलेगा कि नहीं। क्योंकि जब यही सवाल आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा तो कह रहे हैं अच्छे से खाता खुलेगा, और दिल्ली में आप देखेंगे कि कई अच्छी सीटें हमको मिलेंगी। हालांकि नंबर्स नहीं पता है, लेकिन उनको विश्वास है कि हम डबल डिजिट में पहुंच सकते हैं। सरकार हमारे समर्थन से बने, ये नहीं कहा। ठीक है, ये नहीं कहा, ये शायद आपकी बात सुन के कह देंगे। तो वैसे ही हो गया ना कि तो वैसे ही हो गया ना अश्विनी, कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तो अपने लिए बोलेगा ही बोलेगा। अरविंद केजरीवाल की रैली में आई महिला अरविंद के लिए बोलेंगी। तो कार्यकर्ता जिस दिन ये बोल देगा कि दूसरी पार्टी जीतेगी, तो वो कार्यकर्ता कैसे रहेगा? तो हम इसी नोट के साथ खत्म करते हैं आज की चर्चा। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।